नमस्ते। हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की राजनीति के एक ऐसे चौंकाने वाले उलटफेर की बात करने जा रहे हैं जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। इसके बाद जो एक जबरदस्त संवैधानिक नाटक शुरू हुआ है ना, वो और भी दिलचस्प है। जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां दशकों से एक ही तरह की राजनीति का दबदबा रहा हो और अचानक से पूरी बाजी ही पलट जाए। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, यह कहानी है उस असली परीक्षा की जहां एक विजेता को कुर्सी तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे सस्पेंस की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से कि आखिर 2 साल पुरानी एक पार्टी ने पूरे के पूरे राज्य पर कब्जा कैसे कर लिया। मतलब तमिलनाडु जैसी जगह जहां हमेशा से डीएमके और एआईएडीएमके जैसी बड़ी द्रविड़ पार्टियों का एक तरह से एकाधिकार रहा है, वहां अचानक एक नई एंट्री होती है और पूरा खेल बदल जाता है। सुपरस्टार एक्टर से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम यानी टीवीके, उन्होंने जो किया है ना, वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी एक पूरी राजनीतिक व्यवस्था को जड़ से हिला देना है। और इस भारी बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर 108। देखिए, तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। अब सोचिए, कोई नई पार्टी अपने पहले ही चुनाव में बिना किसी बड़े गठबंधन के अकेले मैदान में उतरे और सीधे 108 सीटें जीत ले, वो भी इतने कद्दावर विरोधियों के सामने। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 108 का ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि जनता एक बिल्कुल नए विकल्प के लिए कितनी बेताब थी। अब जरा इनकी रफ्तार तो देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। सिर्फ 2 साल पहले यानी फरवरी 2024 में इस पार्टी की नींव रखी गई। फिर 1.5 साल पहले अक्टूबर 2024 में पहला बड़ा सम्मेलन हुआ जहां लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। और फिर अभी 2 महीने पहले मार्च 2026 में इन्होंने सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। और आज मई 2026 आते आते ये राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुके हैं। सिनेमा के पर्दे के क्रेज को इतनी दमदार चुनावी मशीन में बदलना वाकई कमाल की रणनीति है। खैर, चुनाव जीतना तो इस पूरी जर्नी का बस एक हिस्सा है। किसी भी चुनाव के विजेता के लिए असली और सबसे बड़ी संवैधानिक मंजिल क्या होती है? पद की शपथ। आपके पक्ष में चाहे कितनी भी बड़ी लहर क्यों ना हो, जब तक ये कानूनी रस्म पूरी नहीं होती ना, तब तक सरकार अपना काम शुरू नहीं कर सकती। ये कोई आम जश्न नहीं है, ये वो बारीक सी रेखा है जो एक विजेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाती है। अब जो बात हम करने वाले हैं वो थोड़ी तकनीकी है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे संविधान की 3री अनुसूची है। सुनने में शायद थोड़ा किताबी लगे, पर सच मानिए ये कोई आम कागज नहीं है। इसमें वो सटीक और बहुत ही गंभीर कानूनी शब्द लिखे हैं जिन्हें पढ़े बिना कोई भी मुख्यमंत्री सत्ता में नहीं आ सकता। ये अनुसूची इस बात की गारंटी है कि कुर्सी पर बैठने वाला इंसान अपनी पार्टी से पहले देश के संविधान और कानून के प्रति जवाबदेह होगा। जरा इन शब्दों के वजन को महसूस कीजिए। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। जब कोई भी नेता करोड़ों लोगों के सामने खड़े होकर इन शब्दों को बोलता है, तो वो सिर्फ एक पद नहीं ले रहा होता। असल में वो जनता के साथ एक बहुत बड़ा कानूनी और नैतिक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता है। ये एक वादा है जो हमारे लोकतंत्र की असली नींव को मजबूत रखता है। तो आप समझ रहे हैं ना, शपथ ग्रहण को सिर्फ एक औपचारिकता समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो पाएंगे कि ये शपथ ग्रहण असल में वो एकदम सटीक मोमेंट होता है जहां पुरानी राजनीति का चैप्टर क्लोज होता है और एक नए युग की शुरुआत पर पक्की मोहर लगती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा पिछले कुछ सालों के ट्रेंड पर नजर डालते हैं। 2021 में याद है, केरला में पिनराई विजयन ने शपथ लेके वो 4 दशक पुरानी परंपरा ही तोड़ दी, जहां हर 5 साल में सरकार बदल जाती थी। फिर 2023 में तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की शपथ ने बीआरएस के लगातार 2 बार के शासन को खत्म कर दिया। और अब 2026 में तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय का ये शपथ ग्रहण दशकों पुराने उस द्रविड़ वर्चस्व को रोकने जा रहा है। मतलब एक बिल्कुल नई दिशा। अब जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, राजनीति में मानो शतरंज का एक बहुत ही तेज खेल शुरू हो गया। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनी और बस तुरंत ही मौजूदा सीएम एमके स्टालिन ने अपना इस्तीफा दे दिया। बिना एक पल गंवाए टीवीके चीफ विजय सीधे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा ठोक दिया।
उधर चेन्नई के बड़े से जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में एक शानदार शपथ ग्रहण की तैयारियां भी जोरों पर शुरू हो गईं। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक फुल स्पीड में चल रहा था। पर रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। सारा पेंच फंसा है संविधान के गणित में। एक तरफ है रूल 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए चाहिए कम से कम 118 सीटें, और दूसरी तरफ है असली सच्चाई। टीवीके ने कमाल तो बहुत किया, लेकिन उनके पास सीटें हैं सिर्फ 108, मतलब जादुई आंकड़े से पूरे 10 कदम पीछे। अब यहाँ एंट्री होती है राज्यपाल की, और देखिए, राज्यपाल का काम सिर्फ ताली बजाना या रस्म पूरी करना नहीं होता, वो असल में संविधान के गार्ड होते हैं। शपथ दिलाने से पहले उन्हें ये पूरी तरह से चेक करना होता है कि भाई जो पार्टी सरकार बनाने आ रही है उनके पास सच में बहुमत वाले नंबर्स हैं भी या नहीं। अगर नंबर्स में जरा सा भी डाउट हुआ तो राज्यपाल शपथ की परमिशन दे ही नहीं सकते। और इसी चेकिंग के चक्कर में आ गई है एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, राज्यपाल ने फिलहाल इस बहुप्रतीक्षित शपथ ग्रहण पर एक बड़ा वाला पॉज बटन दबा दिया है। उन्हें टीवीके के बहुमत वाले दावे पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने अब कानूनी सलाह मांगी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो जो स्टेडियम में ग्रैंड सेरेमनी होने वाली थी ना, वो फिलहाल खटाई में पड़ गई है। तो अब आगे क्या? टीवी के इस 10 सीटों के गड्ढे को कैसे भरेगी? सीधी सी बात है, सरकार बनानी है तो अब उन्हें छोटी पार्टियों के सपोर्ट की सख्त जरूरत पड़ेगी। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक कांग्रेस और सीपीआई जैसी पार्टियां शायद टीवीके को अपना समर्थन दे दें। अगर ये गठजोड़ सेट हो जाता है तो गणित अपने आप सुलझ जाएगा और फिर राज्यपाल को शपथ की मंजूरी देनी ही पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए ये राजनीति का बहुत ही नाजुक दौर चल रहा है, और इस भारी उथल पुथल के बीच टीवी के प्रमुख विजय का एक बयान बहुत कुछ कह रहा है। उन्होंने कहा है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर राज्य की प्रगति पर फोकस करेंगे, और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने इस काम में केंद्र सरकार से भी सपोर्ट मांगा है। समझ रहे हैं आप? ये बयान दिखाता है कि वो फालतू के टकराव में पड़ने के बजाय बहुत ही मैच्योर तरीके से कूटनीति और गवर्नेंस वाले रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। अभी जो भी चल रहा है ना, ये सिर्फ एक चुनाव का रिजल्ट नहीं है, ये हमारे सामने चलता फिरता सिविक्स का एक प्रैक्टिकल हो रहा है। सिर्फ 2 साल पुरानी एक पार्टी का पावर के इतने करीब आना और फिर संविधान के रूल्स में ऐसे उलझना, ये आगे चलकर राजनीति के लिए क्या नई मिसाल बनाएगा? क्या ये भारत में नए राजनीतिक चेहरों के लिए कोई नया रास्ता खोल रहा है? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सच में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। हमारे इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।